आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, जिसमें हम आर्टिकल विथ एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी ये क्लास नंबर 5 है, जिसका पार्ट 5 है, जिसे मैं सुनील हरवाल इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके माध्यम से हम देख रहे हैं इसमें आर्टिकल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं या बन रहे हैं, किस तरह से एमसीक्यूज बन गए हैं और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो चलिएगा, हम ज़्यादा टाइम लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 कि 61 में क्या है। तो इसके लिए हम देखें, इसमें नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंध है, मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल है जिसमें कि धन विधेयक का संबंध है, किससे, कौन सा आर्टिकल से। तो इसमें देखें हम, ऑप्शन ए आर्टिकल 106 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 107, ऑप्शन सी आर्टिकल 108, ऑप्शन डी आर्टिकल 109। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आर्टिकल 109 में इस तरह की बात कही गई है। तो इसका डिटेल देख लें हम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 राज्यसभा के पास जब धन विधेयक जाता है, वह केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकते हैं। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, मतलब कि धन विधेयक का जो निर्धारण है वह केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा धन विधेयक का संबंध राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं, मतलब कि लोकसभा से संबंधित जो विधेयक आता है उसमें राज्यसभा की सिफारिश, मतलब कि जो सिफारिश राज्यसभा करती है उसको मानने के लिए यह बाध्य नहीं है, कि उसकी बात नहीं माना जा सकता। कौन? लोकसभा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, मतलब कि रखा गया है। तो इसको ये रखा गया है। इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए आर्टिकल 109 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 110 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 111 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 112 में। तो इसका सही आंसर देखें। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 110 में, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात कही गई है। तो फिर देखें हम इसका डिटेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, करों को हटाना, घटाना या बढ़ाना। और भारत सरकार द्वारा धन को उधार लेना अथवा उधार देना, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। फिर देखें हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, मतलब राष्ट्रपति को अपनी वीटो शक्ति की पावर दिखाने के लिए कौन सा आर्टिकल में उनको इस शक्ति का अधिकार मिलता है, किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए आर्टिकल 109, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 111, ऑप्शन डी आर्टिकल 112। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 111। तो अब इसका डिटेल देख लें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो इसमें राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, मतलब कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का अधिकार है धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देने के लिए बाद, मतलब कि धन विधेयक पर जब राष्ट्रपति के बाद जब बिल जाता है तो वह राष्ट्रपति को उसमें, यानी कि उसमें साइन करना अनिवार्य या उसके लिए वह बाध्य होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति एक बार फिर से पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकता है, परंतु जब दोबारा वह धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो मजबूरन कि उसको मजबूरन उसे राष्ट्रपति को उस विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। फिर देखें हम अगला क्वेश्चन, संघीय बजट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मतलब कि संघीय बजट को कौन सा अनुच्छेद में रखा गया। तो ऑप्शन ए
ऑप्शन ए आर्टिकल 110, ऑप्शन बी आर्टिकल 111, ऑप्शन सी आर्टिकल 112, ऑप्शन डी आर्टिकल 113। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है या अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संघीय बजट को रखा गया? तो आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 112। तो इसका आंसर देख लें, आंसर सी हो गया। इसका फर्स्ट देखें, वार्षिक वित्तीय वितरण, बजट की परिभाषा, फिर बजट को राष्ट्रपति संसद के दोनों समक्ष मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रख पाता कौन? राष्ट्रपति। किसको? बजट को, जिसमें सरकार के जो और अन्य व्यय के बारे में उसको आने की उनके वितरण को या विवरण को शामिल होता है। फिर देखें हम इसका अगला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 120, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 121, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 122, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 123। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें देखें हम ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें हम देखते हैं इससे संबंधित कि संसद के दोनों अथवा कोई एक सदन का सभा हो या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिस पर कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तब उस पर तुरंत जो कार्रवाई है उसको करना आवश्यक है। अध्यादेश 6 माह के लिए या 6 माह के बाद पुनः ही समाप्त हो जाता है। जब अध्यादेश लागू होता है तो वह 6 माह तक रहता है, फिर यदि 6 माह के बाद ही वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो देखें अब अगला क्वेश्चन देखें हम, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उनके गठन के बारे में किस अनुच्छेद में कही गई? मतलब इस तरह की बात कौन सा अनुच्छेद में कही गई, किससे रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट से। तो इसके ऑप्शन देखें, आर्टिकल 120, ऑप्शन बी आर्टिकल 121, ऑप्शन सी आर्टिकल 123, ऑप्शन डी आर्टिकल 124। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी आर्टिकल 124 में इस तरह की बात कही गई है। देखें हम इसका डिटेल, आर्टिकल 24 ये इसकी स्थापना है। फिर इसमें का देखें 24 का, राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति और आयोग के कार्य, संसद के कानून बनाने की शक्ति, फिर न्यायाधीशों के वेतन, 26 में देखें कार्यवाही और अन्य कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, और फिर 27 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, 28 में उच्चतम न्यायालय की बैठक या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, 29 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेखों के न्याय, 30 में देखें हम इसमें 30 में देखें तो इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान, 31 में देखें उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारी, 31 का काम में देखें केंद्रीय संवैधानिक वैधता संबंधित प्रश्नों के विचार में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निरस्त, 32 में देखें कुछ मामले में उच्च न्यायालय के अपीली, मतलब कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें उच्च न्यायालय में अपीली करने के लिए यानी कि उच्चतम न्यायालय तक अपीली कर सकते हैं। और फिर इसमें देखें हम अगला देखें हम 30 में उच्चतम न्यायालय के का स्थान, उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता, 31 का काम देखें अधिकारी के संवैधानिक वैधता संबंधित प्रश्न या फिर इसमें विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष क्षेत्राधिकार को निरस्त करना। और फिर इस 32 में कुछ मामले में उच्च न्यायालय के अपीली उच्चतम न्यायालय की अपीली पर, 33 में देखें उच्चतम न्यायालय के सिविल विषयों के संबंध में अपीली या उच्चतम न्यायालय में अपीली को किस तरह से की जाए, 34 में देखें दांडिक विषय उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 34 का काम देखें उच्चतम न्यायालय की अपीली के लिए प्रमाण पत्र, 35 में देखें विद्यमान विधि या अधीन फेडरल उच्चतम न्यायालय अधिकारिता शक्ति या शक्तियों को उच्चतम न्यायालय में क्या करता प्रयुक्त होना,
और 36 में देखें अपीली के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 में देखें निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त करना। 38 में देखें उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। और फिर इसमें हमने 38 देखा। 39 में कुछ रिट हैं जिसमें शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। और 39 का में देखें 139 का ए या का कुछ मामले का अंतरण। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुशांसिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों का अवदान। 42 में उच्चतम न्यायालय के निष्क्रिय यानी डिक्रियों के आदेशों का प्रबंध या प्रकरण करना। 43 में देखा उच्चतम न्यायालय या न्यायालय के परामर्शकर की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखें 44 में सिविल और न्यायिक जो प्राधिकारी हैं उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करें। 44 का काम है नियमों की संवैधानिक और वैधता संबंधी प्रश्नों को किस तरह से विशेष किया जाए। और इसमें देखें और फिर 45 में न्यायालय के नियम। 46 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों का और सेवक। और 147 में इसका निर्वाचन की उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका किस तरह से निर्वाचन किया जा सकता है और इससे संबंधित उसमें किसमें आर्टिकल 147 में इनके बारे में दर्शाया गया। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन। भारत में कैग नियंत्रक या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या नियंत्रक महालेखक परीक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में कहे गए। तो इसमें देखें ऑप्शन ए आर्टिकल 147, ऑप्शन बी आर्टिकल 148, ऑप्शन सी आर्टिकल 149, ऑप्शन डी आर्टिकल 150। तो इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका 148 ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसमें देख लें आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 154 में राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदोन्नति के बारे में। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए याचा मतलब कि होने के लिए पर्याप्त होना। और आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए। और आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या उनका प्रतिज्ञान किस तरह से होगा। आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकताओं और राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करना आर्टिकल 160 बोलता है। फिर देखें आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 क्या है। क्षमा आदि कुछ मामले में दंडादेश, निलंबन या परिहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति होती है। और आर्टिकल 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब राज्यपाल अपनी कार्यपालिका में शक्ति का किस तरह से विस्तार कर सकता है। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन और फिर इस हिस्से में देख लें ऑप्शन बी जो उसका कंट्रोलर वाला था उसमें कैग। आर्टिकल 148 में जो नियंत्रक महालेखक परीक्षा। 50 में इसमें देख संघ और इसके कार्य के लिए राज्य की लेखा और इसका संप्रेक्षण। तो फिर इसमें देखें हम अगला क्वेश्चन 168। तो इसके ऑप्शन देखें हम क्वेश्चन देखें सबसे पहले तो फिर इसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो ना चैनल पे जो बेल आने की जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली जो भी वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इसी तरह वीडियो मिल आने की जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर अगला क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में कहा गया। मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि राज्यपाल के बारे में कहा गया। तो इसके ऑप्शन देखें हम। ऑप्शन ए
आर्टिकल 150, ऑप्शन बी आर्टिकल 151, ऑप्शन सी आर्टिकल 152, ऑप्शन डी आर्टिकल 163। तो इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बताइएगा जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा जल्दी से, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ आपका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 152, जिसमें कि राज्यपाल के बारे में इस तरह की बात करते हैं। तो देखें हम अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में राज्य का एक अधिवक्ता होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में बात की गई है। तो इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 164। तो क्वेश्चन देखें हम, नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में महाधिवक्ता हो। तो ऑप्शन ए देखें हम आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 164, ऑप्शन सी आर्टिकल 165, ऑप्शन डी आर्टिकल 166। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हम देखें अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 165 में कहा गया है कि राज्य का महाअधिवक्ता होगा। तो देख लें थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 163 में राज्य का यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। फिर दो सेकंड देखें, आर्टिकल 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। फिर इसमें देखें हम आर्टिकल 165 में राज्य का महाअधिवक्ता होगा, मतलब कि आर्टिकल 165 बोलता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। आर्टिकल 4 देखें, आर्टिकल 166 में राज्य सरकार की कार्य का संचालन कौन करेगा, राज्य सरकार का संचालन यानी राज्य सरकार की कार्य का संचालन कौन करेगा, राज्यपाल। खाली राज्यपाल नाम मात्र का रहता है, परंतु कार्यवाहक कौन होते हैं वहाँ पर, सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और फिर देखें 5 आर्टिकल 167 राज्यपाल की जानकारी देना हो, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में सीएम का कर्तव्य, मतलब कि राज्य में जो भी चल रहा है उसके संबंध में जो जानकारी है वह सीएम किसको देगा, राज्यपाल को देगा। फिर देखें हम अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों की विधान मंडल का गठन होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि राज्य में विधान मंडल का गठन होगा। इसके बारे में देखें हम, ऑप्शन ए आर्टिकल 168, ऑप्शन बी आर्टिकल 169, ऑप्शन सी आर्टिकल 170 और ऑप्शन डी आर्टिकल 171। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए 168। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की यानी कि अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में यानी कि विधानसभा की संरचना के बारे में, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके बारे में विधानसभा की संरचना के बारे में इस तरह की बात कही गई है। तो आपको इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 170, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 171 और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 172, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 170। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 170, आर्टिकल 170 में विधानसभा की रचना के बारे में बात कही गई। फिर देखें हम अगला क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधान परिषदों की संरचना के बारे में कहा। अभी देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने
विधानसभा की रचना के बारे में। अब देखें हम इसके विधान परिषदों की संरचना के बारे में। तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए आर्टिकल 170, ऑप्शन बी आर्टिकल 171, ऑप्शन सी आर्टिकल 172, ऑप्शन डी आर्टिकल 173। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में कहा गया है। तो फिर देखें हम इसका अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया? हम इसको सिंपल वे में तो समझें। ऐसा कौन सा आर्टिकल है या अनुच्छेद है जिसमें विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है? तो आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 176, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 177, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 178, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 179। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। तो देखते हैं फिर इसका अगला क्वेश्चन है विधेयक पर अनुमति किस अनुच्छेद पर मिलती? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत विधेयक को अनुमति मिलती है? तो इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 199, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 200, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 201, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 202। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी आर्टिकल 200 में इस तरह की बात कही गई है। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में दी गई? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बतलाया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 196, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 197, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 198, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 199। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 199 में इस तरह की बात कही, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा आज का और अंतिम सवाल आपके लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधानमंडल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत विधानमंडल में राज्यपाल को अपने अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 210, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 211, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 212, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 213। तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 213 में विधानमंडल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट तो वीडियो तो देखते हो बट एक भी कमेंट नहीं मिलता, जिससे कि यानी कि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के दिलाने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।